नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी कनाडा की है और आज हम एक और दिल दहला देने वाले मामले के बारे में बात करेंगे। हर किसी के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, एक उनका कैरियर और दूसरा उनका जीवन साथी। अगर किसी को अपना पसंदीदा कैरियर और एक प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी एक परफेक्ट तस्वीर जैसी बन जाती है। वैंकूवर कनाडा में रहने वाली मंजीत पंगाली की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उनकी खूबसूरत ज़िंदगी का अंत ऐसे हुआ कि पूरे कनाडा में सनसनी फैल गई। 18 अक्टूबर 2006 की वो तारीख थी जब मंजीत पंगाली के लापता होने की खबर सामने आई। सिर्फ 5 दिन बाद 23 अक्टूबर को उनकी जली हुई लाश एक बीच के किनारे मिली। इस खबर से पुलिस हरकत में आई और तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची। उन्होंने मंजीत के ससुराल वालों को इस भयानक खबर के बारे में बताया। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे वैंकूवर में फैल गई कि एक महिला की आधी जली हुई लाश बीच पर मिली है। मंजीत का परिवार सदमे में था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि मंजीत तो ऐसी इंसान थी जो हमेशा सबसे हंसकर बात करती थी। हालांकि महीनों की जांच के बाद मंजीत का असली कातिल पकड़ा गया, जिसने मंजीत के परिवार को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया। लेकिन ये जानने के लिए कि मंजीत कैसे गायब हुई, किसने उसे मारा और कैसे मारा, हमें मंजीत की कहानी को शुरुआत से जानना होगा। मंजीत भारतीय मूल की एक कनाडाई नागरिक थी जो वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में अपने पति मुकर पंगाली और उनकी 3 साल की बेटी माया के साथ रहती थी। मंजीत का परिवार एक बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा आया था और वैंकूवर में बस गया था। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को हर खुशी देने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मंजीत का बचपन हर लड़की की तरह खुशियों से भरा था। उनके भी कुछ सपने थे। उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वो एक टीचर बनेंगी। मंजीत ने यूनिवर्सिटी में टीचर बनने की पढ़ाई की और यहीं उनकी मुलाकात मुकर से हुई। मुकर का परिवार भी भारत से था और वो कनाडा अपना कैरियर बनाने आया था। मंजीत को मुकर एक हंसमुख इंसान लगा, बिल्कुल उनकी तरह, और धीरे धीरे मंजीत मुकर को पसंद करने लगी। यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय तक डेट करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। जब दोनों परिवारों को पता चला कि वो शादी करना चाहते हैं तो वो बहुत खुश हुए। मंजीत के परिवार को भरोसा था कि मुकर एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का है जो हमेशा उनकी बेटी को खुश रखेगा। मुकर के परिवार को भी मंजीत एक अच्छी लड़की लगी और इस तरह मंजीत और मुकर ने 1997 में शादी कर ली। दोनों परिवारों की नज़र में वो एक परफेक्ट खुशहाल जोड़ा थे जो बहुत ही दोस्ताना और हंसमुख थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद जब मुकर के असली रंग सामने आए तो मंजीत की शादीशुदा जिंदगी मुश्किलों से भर गई। दरअसल मुकर एक रूढ़िवादी परिवार से था और उसकी सोच कुछ ऐसी थी कि मंजीत को उसकी सेवा करनी चाहिए और जब मुकर काम से घर लौटे तो उसके लिए स्वादिष्ट खाना तैयार होना चाहिए। लेकिन मंजीत मुकर के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। वो एक मजबूत इरादे वाली और मेहनती महिला थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुकर की सोच ऐसी होगी। जब मंजीत ने अपनी बहनों और दोस्तों को अपनी शादीशुदा जिंदगी के मुश्किलों के बारे में बताया तो सबने उससे कहा कि ये तुम्हारे रिश्ते के शुरुआती दिन हैं और हर नए शादीशुदा जोड़े के बीच कुछ मतभेद और झगड़े होते ही हैं। तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। और इस तरह मंजीत के साथ साथ उनकी बहनें और दोस्त भी इस बात को भूल गईं। जैसे मंजीत ने अपनी बाकी ज़िंदगी की योजना बनाई थी, वैसे ही उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की भी योजना बनाई थी और अब वो माँ बनना चाहती थी। शादी के 6 साल बाद उनका सपना भी सच हो गया। 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने माया रखा।
मंजीत बहुत खुश थी और मुकर भी बहुत खुश था। अब मुकर अपना ज़्यादातर समय माया के साथ बिताता था। मुकर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इस वजह से सभी को लगने लगा कि शायद मंजीत की शादीशुदा जिंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही थीं वो सब खत्म हो गई हैं, लेकिन ये सच नहीं था। माया के जन्म के बाद मुकर और भी ज़्यादा शराब पीने लगा था। जब भी वो शराब पीता था वो देर रात तक घर से बाहर रहता था और जब घर आता था तो उम्मीद करता था कि उसकी पत्नी ने खाना बना लिया होगा और उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन मंजीत, जिन्हें प्रेगनेंसी के बाद देखभाल और सहारे की ज़रूरत थी, अपने पति के इस बर्ताव से बहुत टूट गई थी। इस वजह से मंजीत डिप्रेशन में चली गई और जो सपने उन्होंने देखे थे वो अब उनकी आंखों के सामने बिखर रहे थे। अब वो समझ चुकी थी कि मुकर को समझने में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सेहत और भविष्य को सही दिशा में लाने के लिए क्या करें। इस दौरान मंजीत कोई बड़ा कदम नहीं उठाती और 3 साल तक मुकर के घर में धैर्य के साथ रहती है। लेकिन 2006 में मंजीत अपने दूसरे बच्चे की योजना बनाती है ताकि एक बार फिर घर में खुशियां आ सकें। हालांकि रोज रोज के झगड़ों के कारण उन्हें लगने लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं है, लेकिन तभी मंजीत फिर से गर्भवती हो जाती है और मुकर ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है। अचानक मुकर का बर्ताव काफ़ी बदल जाता है। वो पहले की तरह मंजीत को प्यार और देखभाल करने लगा था। इससे मंजीत बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपना खोया हुआ प्यार वापस पा लिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खुशी बहुत थोड़े समय के लिए है। 18 अक्टूबर 2006 की शाम थी। मंजीत अपने प्रीनेटल योगा क्लास के लिए निकली, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी मंजीत घर वापस नहीं लौटी। अगले दिन मुकर ने मंजीत के परिवार को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मंजीत कल शाम से घर नहीं आई है। यह सुनकर मंजीत का परिवार थोड़ा चिंतित हो गया। उन्होंने मंजीत की बहन जैस्मिन को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। फिर मंजीत की बहन ने मंजीत के सभी दोस्तों को भी फ़ोन किया, लेकिन मंजीत किसी दोस्त के घर नहीं गई थी। दरअसल जब भी मुकर और मंजीत के बीच कोई झगड़ा होता था तो मंजीत अक्सर बिना किसी को बताए अपनी बेटी के साथ निकल जाती थी। कभी किसी होटल में या किसी दोस्त के घर चली जाती थी। सबको लगा कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और मंजीत थोड़ी देर में घर लौट आएगी। लेकिन इस बार मंजीत की बेटी माया घर पर थी और इस बात ने सबको बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि मंजीत अपनी बेटी माया से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी भी कहीं अकेला नहीं छोड़ती थी। अब मंजीत को गायब हुए पूरा 1 दिन हो गया था, इसलिए सबको शक होने लगा कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। इसलिए उसके पति मुकर ने 19 अक्टूबर की रात को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा मुकर ने अपने सभी जानने वालों को भी फ़ोन करके मंजीत के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। अब कुछ लोगों को ये भी शक होने लगा कि शायद मंजीत को किडनैप कर लिया गया है। अब ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी कि मंजीत पंगाली नाम की एक शादीशुदा महिला कुछ दिनों से लापता है। इसके अलावा मीडिया ट्रायल में मुकर मंजीत के पति ने उसकी सुरक्षा और वापसी की अपील की, जिसमें उसने कहा कि हम बस ये जानना चाहते थे कि दरअसल वो ऐसे चली गई थी। हमारे करीबी परिवार में किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस जांच के दौरान घर के सभी सदस्यों के फ़ोन कॉल्स को ट्रेस किया गया, लेकिन पुलिस को यहाँ भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। तारीख थी 23 अक्टूबर 2006 और मंजीत को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। लेकिन मंजीत के पति और परिवार के सदस्य तब और भी ज़्यादा परेशान हो गए जब पुलिस ने उन्हें बताया कि साउथ डेल्टा नाम की जगह के किनारे एक जली हुई लाश मिली है और उन्हें आकर उसकी पहचान करने के लिए कहा गया। जब मंजीत के परिवार के सदस्य वहां देखने गए तो उन्होंने पाया कि लाश वाकई मंजीत की थी। फिर मंजीत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मंजीत के पेट में एक बच्ची पल रही थी। इस खबर ने मंजीत के परिवार को झकझोर कर रख दिया। वो सोचने लगे कि उनकी बेटी ने क्या गुनाह किया था
कि किसी ने उसे इतनी बेरहमी से जलाकर मार डाला। अगर देखा जाए तो मंजीत के कातिल ने न सिर्फ मंजीत की जान ली बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी जान ले ली। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चला कि मंजीत की मौत जलने से नहीं बल्कि कातिल ने पहले मंजीत का गला घोंटा और फिर जब उसकी सांसें थम गई तो उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। जांच के दौरान पुलिस को मंजीत की कार उसकी लाश से कुछ दूरी पर खड़ी मिली। कार की फोरेंसिक जांच में जबरदस्ती अंदर घुसने या कार के अंदर हाथापाई के कोई निशान नहीं मिले। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने सबसे पहले मंजीत के बैकग्राउंड की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी मंजीत से कोई दुश्मनी हो। इसलिए पुलिस को शक हुआ कि शायद कातिल कोई ऐसा है जो मंजीत को अच्छी तरह से जानता है। अब पुलिस का सीधा शक मंजीत के परिवार के सदस्यों पर गया। पुलिस ने सबसे पहले मंजीत के पति मुकर से पूछताछ करने की सोची। मुकर ने अपने बयान में कहा कि मंजीत पिछले 1 साल से अपने कॉलेज के दोस्त टोनी के साथ लगातार संपर्क में थी और कभी कभी वो दोनों डिनर के लिए भी जाते थे। मुकर के इस बयान के बाद पुलिस का शक टोनी पर गया और फिर उन्होंने टोनी को ढूंढा और उससे भी पूछताछ की। हालांकि टोनी से बात करने पर पुलिस को पता चला कि टोनी का मंजीत के साथ कोई अफेयर नहीं था, जैसा कि मुकर ने दावा किया था। टोनी और मंजीत सिर्फ अच्छे दोस्त थे और ये बात तब सच साबित हुई जब टोनी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में सभी सवालों के सही जवाब दिए। अब पुलिस को ये समझना था कि मुकर ने उनसे झूठ क्यों बोला, इसलिए मुकर से फिर से पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि मंजीत और मुकर के परिवार में एक ऐसा शख्स था जो दोनों के काफ़ी करीब था। दरअसल उस आदमी का नाम सुकेंदर था और वो मुकर का छोटा भाई था। सुकेंदर पंगाली मंजीत और मुकर के घर के बेसमेंट में रहता था, लेकिन मंजीत के कहने पर मुकर ने उसे घर से निकाल दिया था। सुकेंदर ही मुकर को देर रात तक पार्टी करने और शराब पीने के लिए उकसाता था। सुकेंदर की वजह से ही मुकर की शराब पीने की आदत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मंजीत ने देखा कि सुकेंदर का प्रभाव उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसने अपने पति मुकर को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो इस घर में रहेगी या सुकेंदर। अब मुकर को अपने भाई और अपनी पत्नी के बीच में से किसी एक को चुनना था और उसने सुकेंदर को घर से निकालकर मंजीत के साथ रहने का फैसला किया। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस का शक सीधे सुकेंदर पर गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये साबित हो गया कि जिस रात मंजीत गायब हुई थी, सुकेंदर अपने दोस्तों के साथ था, जिसे उसने पुलिस को साबित भी किया। इसके बाद पुलिस ने सुकेंदर को क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर उन्होंने मुकर को दोबारा पकड़ा। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि मंजीत और मुकर के रिश्ते उसकी शादी के कुछ ही महीनों बाद बिगड़ने लगे थे। जब मंजीत को मुकर की रोज़ रोज़ की शराब पीने की आदत के बारे में पता चला तो वो हर बार उसे डांटती थी। दूसरी तरफ मंजीत ने मुकर के भाई सुकेंदर को घर से निकाल कर मुकर के अहंकार को ठेस पहुंचाई थी, जिससे उसके मन में मंजीत के प्रति और भी ज़्यादा नफरत भर गई थी। हालांकि इसके बाद मुकर को मंजीत की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध बनाने के लिए ठोस सबूत नहीं थे। मुकर के परिवार और दोस्तों को भी उस पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब पुलिस ने सारे सबूतों की दोबारा जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले पुलिस ने देखा कि कार की ड्राइविंग सीट बहुत पीछे थी, जिससे पता चलता है कि मंजीत ने खुद कार नहीं चलाई थी, बल्कि उस समय कार में कोई और भी था। दूसरा, मुकर ने अपने बयान में मंजीत की प्रीनेटल क्लासेज की जगह का जिक्र किया था और कार उसी इलाके के पास खड़ी मिली थी। हालांकि जांच में पता चला कि उस इलाके में कोई प्रीनेटल योगा क्लासेज नहीं थे और असल जगह जहां मंजीत अपनी प्रीनेटल क्लासेज अटेंड करती थी, मुकर द्वारा बताई गई जगह से लगभग 15 मील दूर थी। नतीजतन मुकर का झूठ पकड़ा गया। सीधे शब्दों में कहें तो मुकर ने पुलिस को बताया कि मंजीत की प्रीनेटल योगा क्लास उस जगह पर थी जहां उसकी लाश मिली थी, लेकिन असल में मंजीत की प्रीनेटल क्लासेज उस जगह से बहुत दूर थी। उसके बाद पुलिस ने मुकर के फ़ोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड ट्रैक किए।
और यहाँ पुलिस को पता चला कि मुकर के पास मंजीत का सेल फोन था, जिससे उसमें अपना सिम कार्ड डाला हुआ था और उसे इस्तेमाल कर रहा था। इससे पुलिस को पता चल गया कि 18 अक्टूबर की शाम को मंजीत मुकर के घर आई थी, इसलिए मुकर के पास मंजीत का सेल फोन था। अब तक मुकर के दिए गए सारे बयान झूठे साबित हो रहे थे और फिर पुलिस को ठोस सबूत मिल गए। उन्हें मुकर के घर के पास एक गैस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकर उस गैस स्टेशन से एक पुराना अखबार और एक लाइटर खरीदते हुए दिख रहा था। हालांकि मुकर शराब पीता था, लेकिन वो सिगरेट नहीं पीता था, तो वो लाइटर और पुराना अखबार क्यों खरीदेगा। यहाँ मुकर पुलिस की नज़रों में मुख्य संदिग्ध बन गया, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लगभग 6 महीने बाद 12 मार्च 2007 को मुकर को उसकी पत्नी मंजीत की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुकर से कड़ी पूछताछ की। पहले तो वो मंजीत की हत्या करने की बात से पूरी तरह इनकार करता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी हिम्मत टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब कातिल तो पकड़ा गया था, लेकिन जब मुकर ने बताया कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो पुलिस के होश उड़ गए। मुकर ने बताया कि मंजीत की योगा क्लासेस के बाद वो उसे घर ले गया, जहां दोनों के बीच बहस हुई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मुकर ने मंजीत का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर वो उसकी लाश को साउथ डेल्टा के एक सुनसान समुद्र किनारे ले गया और वहां उसे जला दिया, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसके अलावा मुकर ने मंजीत को मारने की वजह भी बताई। दरअसल मुकर के मन में मंजीत के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। दरअसल जब से मंजीत ने सुकेंदर को घर से बाहर निकलवाया था, तभी से मुकर मंजीत से घृणा करने लगा था। ये सुनकर मंजीत और मुकर के परिवार और दोस्त बहुत हैरान रह गए। इसके बाद नवंबर 2010 में मुकर को मंजीत हत्याकांड में दोषी पाया गया और उस पर 2nd डिग्री मर्डर का आरोप भी लगाया गया। ये एक ऐसी हत्या थी जिसने पूरे प्रांत को हिलाकर रख दिया था। पूर्व सुई टीचर मुकर पंगाली ने अपनी गर्भवती पत्नी का गला घोंटा और उसकी लाश को जला दिया। मुकर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मंजीत और मुकर के परिवार ने मुकर की 3 साल की बेटी माया की पूरी कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ा। हालांकि आखिर में माया की पूरी कस्टडी मंजीत की बहन जैस्मिन बारंबरा को मिली। फिर फरवरी 2011 में मुकर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्राउन प्रोसिक्यूटर डेनिस मरे ने इस घटना को इस तरह बयान किया। मंजीत हत्याकांड के फैसले के तुरंत बाद मुकर ने मंजीत की प्रीनेटल योगा क्लासेस से लौटने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर दी और फिर वो उसकी लाश को मंजीत की ही कार में साउथ डेल्टा के एक सुनसान तटीय इलाके में ले गया और उसे आग लगा दी। उसने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने में जितना हो सके देरी की। दिसंबर 2010 में कनाडाई पुलिस ने मंजीत की डायरी और लेटर्स को सार्वजनिक किया। इसके बाद कई मीडिया हाउसेज ने इन लेटर्स की बड़े पैमाने पर जांच की, जिससे पता चला कि मंजीत क्लिनिकली डिप्रेस्ड थी। हालांकि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी। मीडिया हाउसेज से बातचीत में मंजीत के परिवार के एक सदस्य ने खुलासा किया कि वो अपनी पहली प्रेगनेंसी के बाद से ही डिप्रेशन से जूझ रही थी। मुकर ने न सिर्फ मंजीत को मारा, बल्कि 2 जानें ली। वो गर्भवती होकर बहुत खुश थी। ये ऐसा कुछ था जो वो बहुत लंबे समय से चाहती थी। तो इसी के साथ मंजीत पंगाली हत्याकांड यहीं खत्म होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस स्टोरी को लाइक करते हुए शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।